ये डब्ल्यू स्टील अच्छा लग रहा है। ये अभी 313 पे है। एक बड़ा हैमर लाइन परसों के दिन बनाए थे, कल भी छोटा सा रेंज पे घूम रहे थे। आज लगता है कि एक बार ऊपर चलने लगेगा। दिस विल बी वन ऑफ द स्टॉक्स। ये मुझको लगता है कि जो आने वाले सीरीज़ है दिसंबर सीरीज़, उसमें काफ़ी अच्छे प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि इनका पुराना वो हैमर लाइन का इफ़ेक्ट देख लीजिए। ये हैमर लाइन जब आता है, बड़ा हैमर लाइन, वो उसके बाद में इसमें रिवर्सल बहुत तुरंत आता है और उसके आने वाले दिनों में अच्छी प्रदर्शन ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो उसी के बलबूते पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा 330 का टारगेट है। 330 से 335 फ़िलहाल दिसंबर सीरीज़ में लेना चाहिए। 308 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको लेना चाहिए। 335 के टारगेट के साथ आपको यहाँ पर JSW स्टील लेने की राय है। तो दिसंबर सीरीज़ के लिए दूसरी कॉल आपके लिए आ गई। पहला ITC था 305 के टारगेट के साथ जो शुभम ने दिया था, और अब रजत दे रहे हैं। अगली सीरीज़ के स्टॉक अपने दूसरे एक्सपर्ट से भी लेंगे, लेकिन एक स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट कल आशीष ने चुना था कल का खिलाड़ी आज के तौर पर। कल भी इसने रफ्तार दिखाई थी और आज भी करीब 10% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है 2 दिन में। ये स्टॉक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर का शेयर है और अच्छी मजबूती लगातार दिखा रहा है। रजत, इसके चार्ट पे आपकी नज़र है क्या? 192 ये लेवल है इस समय। क्या टारगेट्स आप देखते हैं, क्या पोजीशन बनाएंगे? देखिए इसमें पोजीशन अभी बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें रिवर्सल तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो आपका 186.90 का स्टॉप लॉस लीजिए और ऊपर में 203 तक जाएगा, ऐसा उम्मीद करके आपने इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये आई हैव नो आइडिया ये FNO में है कि नहीं। FNO में है तो कैश वाला स्टॉक है, तो ऐसा ही कैश में लेना पड़ेगा। बट इसका पैटर्न ये कैश में लेने से भी चलेगा, क्योंकि 203 तो कुछ दिन हो सकता है कि कल तक ही पहुंच जाए। यह प्रदर्शन देखिए कल का खिलाड़ी आज ज़रूर देखा करिए। 2 से 3 बजे के बीच में आशीष आपको बता रहे हैं बेहतरीन आइडियाज़ जिन पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। जेट में रैली देखने को मिल रही है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इन्फीबीम ये इस सीरीज़ के सबसे वॉलेटाइल स्टॉक्स देखिए आज एक्सपायरी के दिन भागते हुए। लेकिन एक फैक्टर B2 फैक्टर की बात कल मेरे सहयोगी वीरू कर रहे थे मुनाफे की तैयारी में। वागले साहब, आप दोनों मिलकर बजाज ग्रुप के स्टॉक्स पर आपकी नज़र है, बताइए। मैंने भी कल इसमें इसका जिक्र किया था कि ये स्लोली एंड स्टेडीली निकलने की तैयारी में है। बजाज फाइनेंस करंटली है 2436, ये 2440 के पार निकलेगा तो एक बड़ी मूव इसमें आ सकती है। तो मैं वो प्रीएम्प्ट करना चाहता हूँ। 2420 का स्टॉप लॉस ले और 2480 का टारगेट ले। मुझे लगता है आज ही आना चाहिए एक्सपायरी के माहौल। बजाज फाइनेंस पर आप कह रहे हैं कि 2480 के टारगेट के साथ अभी लॉन्ग पोजीशंस अभी के अभी बना जा सकती है 2420 के स्टॉप लॉस से। और आपको पसंद है बजाज फिनसर्व? बताइए सर, बताइए टारगेट बताइए। हेमंत, बजाज फिनसर्व ओपनिंग आज का ऑलरेडी अच्छा था। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि एक रिकन्फर्मेशन मिलना चाहिए कि जो ये स्ट्रेंथ के साथ खुला है उसके पार निकल पा रहा है कि नहीं। तो वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए। 6100 का टारगेट है और 5810 का स्टॉप लॉस। ये ट्रेड मुझे लगता है बनाना चाहिए आज, नहीं तो मैक्सिमम कल तक के सेशन में मुझे लगता है ये टारगेट आता हुआ दिखेगा। सर, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों क्या पसंद है आपको? देखिए मुझको बजाज फिनसर्व पसंद है। ये अभी 5950 के आसपास खड़ा है। मुझको लगता है ये शॉर्टली 6100 तो जाएगा ही, वो 6200 तक भी जा सकता है। और इसका जो ट्रेंड है वो सबसे बेहतरीन ट्रेंड है। इतना बढ़िया ट्रेंड देख के लग रहा है कि इसमें लेने से आपको कोई खास डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा और ऊपर की तरफ टारगेट भी मीट हो जाएगा। यह वाली NBFCs हैं, देखिए वो पैसा लॉन्ग टर्म में आपको बनाकर देती हैं। क्या NBFCs में खरीदारी करनी है किसी को तो ये मेन और बॉयज़ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको मेन कहेंगे आप? बजाज ग्रुप की ये दोनों बेहतरीन कंपनियां लॉन्ग टर्म में क्या पैसा बना कर दिया इन्होंने। जैन साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सर, जुड़े हुए, बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैन और बॉयज़ में सर्टेनली ये तो आउट परफॉर्म किया ही है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है और जो क्वालिटी ऑफ बिजनेस है वो बेहतरीन। और इनफैक्ट आप देखेंगे कंज्यूमर फाइनेंसिंग में, मतलब बजाज फाइनेंस, और मैं चैनल चेक की बात कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस और कैपिटल फर्स्ट के अलावा कोई तीसरा चौथा ब्रांड दिखता नहीं है जल्दी से। कोई भी शोरूम में जाइए, जहां भी जाइए आप, बजाज फाइनेंस। तो इट इज ऑल ओवर इनफैक्ट इन कंज्यूमर फाइनेंस में। और देखिए खास बात, जो ग्रोथ इन्होंने कंसिस्टेंटली
दिखाई है और मुझे लगता है आगे भी आने वाले दिनों में ये दिखाएंगे ऐसा। और मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में तो क्या कहना, एग्रेशन के बारे में क्या कहना। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुके हैं, दोनों ही स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। और बजाज फाइनेंस में जो वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच वाली जो बहुत बड़ी रिस्क जो एनबीएफसी सेक्टर में दिख रही है, वो उतनी ज्यादा मुझे नहीं लगती कि क्या है, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में है। हालांकि लैप और इनमें भी बहुत एग्रेसिव है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। बाकी बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे के लेवल से 1500-1600 के लेवल से चला हुआ भी है काफी, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी रख सकते हैं, बट ओवरऑल स्टैगर्ड बाइंग की जा सकती है। अरे तो दर्शकों के पास जरूर होगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस जब 2000 के लेवल तोड़ता हुआ दिख रहा था और हर तरफ डर था, तब हम ये कह रहे थे कि ये स्टॉक अगर आपको एक एनबीएफसी चुननी है तो पूरे भरोसे के साथ इसको चुनिए, इनके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए बाजार से बहुत बेहतर रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया है, 25% के आसपास के रिटर्न निचले स्तरों से आए हैं। तो आपको याद होगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सिस बैंक 500-550 पे खरीदना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात कहते थे बजाज फाइनेंस 2000 अच्छे शेयर खरीदना चाहिए, अच्छे शेयर ही खरीदिए। देखिए मिड कैप्स आज भी थक रहे हैं और ये लार्ज कैप्स हैं, हैवी वेट्स हैं, जो आप खरीदेंगे तो आप याद करेंगे। और सीएनबीसी आवाज़ को इसीलिए लोग याद भी करते हैं, हम हमेशा क्वालिटी अगर मिड कैप्स भी बताते हैं। और जैन साहब इस बात को वाउच करेंगे। जैन साहब क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी एक चैनल पर होता है तो आप जानते हैं सीएनबीसी आवाज़ पर होता है। इकलौता चैनल है जिसने बैन लिस्ट बनाई है ऐसे स्टॉक्स जिसमें बिल्कुल दूर रहने चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स पर ही भरोसा करना चाहिए। जैन साहब आप तो इस चैनल के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से लॉन्च हुआ है, आपका अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं इनफैक्ट 2005-6 से कर रहे हैं, शुरुआत में कमोडिटीज की थी और फिर बाद में 2009-10 से इक्विटीज कर रहे हैं। और 2012 में मैं पहली बार जब आईपीएल खेला था तो 2000 प्रदीप जी इनफैक्ट होस्ट करते थे शो को और जीता भी था मैं वो कॉम्पिटिशन भी 2013 में चैंपियन ऑफ द ईयर हुआ था। बट उस दौरान स्टॉक्स की जो सिलेक्शन और स्टॉक्स का जो वो था बहुत जबरदस्त था। और कई स्टॉक्स हम टेक्निकली भी देख के बेचते थे, क्योंकि ट्रेडिंग है 5-7 दिन की रहती है, तो वो स्टॉक्स नहीं, हमारे यहाँ बैन है, ये स्टॉक नहीं दे सकते हैं। मुझे याद आपके साथ एक शो करा था स्पेशल पिक का, तो आपने बोला कि नहीं संदीप जी आप ये स्टॉक नहीं दे सकते। नहीं सर, मेरा उस समय फर्ज था, कई चीजें हमें नहीं पता होती हैं, आप बताते हैं, कई चीजें आपको नहीं पता होती है, हम बताते हैं, तो हम लोग साथ एक टीम है और इसीलिए देखिए चैनल आगे है, नंबर 1 है देश का बिजनेस चैनल में। बिल्कुल, तो मुझे याद है ये कई स्टॉक्स हो जाती है ऐसी हमारे से भी कि हम चार्ट्स और फंडामेंटल्स देख के जो पेपर्स में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है उन कंपनियों को रेकमेंड करने कर देते हैं। सही बात है। नहीं तो लेकिन देखिए मिड कैप में हेमंत जो पैसे बन रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करने से बनते हैं। जैसे कि एक स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे हम, वाडीलाल, और इसका 15 दिन का मूव अगर देखेंगे, करीब 10 दिन पहले हमने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया था 520 पे पंड्या का फंडा में, और कल इसने 575 के हाइस बनाए, आज भी इसी लेवल के आसपास चलता होगा, कल के हाई से थोड़ा नीचे आया। तो आपने 10% की कमाई की थोड़ा वक्त देने पर, क्योंकि मिड कैप में इस समय उस तरह का आपको जबरदस्त उछाल देखने को शायद नहीं मिलता। लेकिन अच्छे स्टॉक जहां पर फंडामेंटली कोई चिंता की बात नहीं है, उनको ढूंढने की कोशिश हम आपके लिए कर रहे हैं। और एक स्टॉक जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो मैं आपको बताता हूं, वो है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। ये जो कंपनी है बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, और इस स्टॉक को हमने चुना है क्योंकि अच्छे करेक्शन के बाद इस समय आपको जिस लेवल पर मिल रहा है, ऊपर जो लेवल एनालिस्ट बता रहे थे उससे ये करीब आधा हो चुका है आज की तारीख में ये स्टॉक। और इस स्टॉक का अगर आप देखिए पिछला क्वार्टर इस तरह की कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल रहा था, लेकिन क्या उसके बावजूद भी स्टॉक के परफॉर्मेंस पे उसका इंपैक्ट दिखाई दिया? 24% से इस कंपनी का एबिडा बढ़ता हुआ नजर आया पिछले क्वार्टर में। जब एनालिस्ट कह रहे थे कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए हैं, जब एनालिस्ट कह रहे थे कि फॉरेक्स में रुपए में जो हमने गिरावट देखी है उसका इंपैक्ट इस कंपनी पे काफी दिखाई देगा, उस समय 19% से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। अब जाहिर है कि वो फैक्टर्स रिवर्स हुए हैं और उस रिवर्सल का असर आपको अब इस स्टॉक पे देखने के लिए मिलेगा। तो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनके परिणाम जाहिर है कि और बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रुपया स्टेबल हो गया है, क्योंकि रॉ मटेरियल पर आपको राहत मिलती हुई नजर आई है, ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट को देखते हुए। अच्छा, ये स्टॉक क्यों गिरा वो भी आपको याद दिला देते हैं। इसलिए गिरा क्योंकि करीबन 15 के आसपास ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके ऊपर बैन लगाया गया था, और उसकी वजह से हमने गिरावट देखी उन तमाम केमिकल कंपनियों के शेयरों में। इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालें तो इनके भी 4 प्रोडक्ट्स थे जो उस बैन में शामिल होते हुए नजर आए, और इस वजह से ये स्टॉक दरअसल कमजोर हुआ था। पर अब इन्होंने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए इस क्वार्टर के दौरान, और
इसके वजह से आगे आपको तेजी देखने को मिलेगी। करीब 6 से 7 और प्रोडक्ट्स इनकी पाइपलाइन में हैं जो अगले 2-3 क्वार्टर में बाजार में आते हुए दिखाई देंगे। और अब ये कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स को एक्सपोर्ट भी करने की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस समय अगर आप इसका वैल्यूएशन देखें, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि किस तरह के वैल्यूएशन पे है, स्टॉक कितना सस्ता या कितना महंगा है। तो करीब 12 के पी पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी अच्छी आपको सेफ्टी मार्जिन देता है। करीबन 650 रुपए के टारगेट इस स्टॉक पे हम आते हुए देख रहे हैं। इस समय आपके लिए तेजी की कॉल होगी, यानी ट्रेडिंग के लिहाज से इस लेवल से। लेकिन अगर आप एनालिस्ट के रिपोर्ट देखें जो पिछले दिनों में आए हैं, तो वो यहाँ से काफ़ी ऊपर, काफ़ी और बेहतर रिटर्न आने का अंदाज़ा आपको देते हैं। तो ये आज का स्टॉक जिस पर हमारी नज़र होगी। वागले साहब, इसके चार्ट देख रहे हैं आप? थोड़ा सा इलिक्विड है। मेरी कंप्लेंट हमेशा यही होती है, मैं हेमंत से भी बहुत बार कहते रहता हूँ कि पैटर्न काफ़ी अच्छे होते हैं, एक तो हाथ में आता नहीं है और जब आता है तो इलिक्विड होता है, तो ये कैटेगरी में बैठता है। पैटर्न वाइज मेरा 570 का टारगेट होगा, अभी 546 है और ये 1 से 2 दिन में भी 3 दिन का व्यू है। 530 का स्टॉप लॉस, 570 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप शॉर्ट टर्म में बैठता है। ऑलराइट, अश्विनी गुजराल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं उनको क्या इस समय स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से नजर आ रहा है। अश्विनी, बताइए। देखिए, कल हम दोपहर बाद बैंक निफ्टी घर लेकर गए थे और उसमें ओपनिंग तो आपको अच्छी मिली है, लेकिन जो अंदेशा लोगों को था कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा ही नीचे है अपने इंट्राडे हाई से। तो मेरे हिसाब से सुबह की इस गिरावट को ख़रीदने का अच्छा टाइम है और एक बारी इंट्राडे हाई निकलेगा तो फिर आप और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। तो सुबह से जो करेक्शन है वो माइल्ड है और 10,750 770 से नीचे मार्केट नहीं जा पाया है। तो फिलहाल जो है कोटक बाय करें, 1160 का स्टॉप, 1195 टारगेट। मेटल्स का दिन हो सकता है। टाटा स्टील बाय है, 525 का स्टॉप, 550 का टारगेट। और RIL बाय है, 1160 का स्टॉप, टारगेट यहाँ 1200 का। चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बढ़िया प्रदर्शन देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा रहा है और आज हम बाजार खुलने से काफ़ी पहले से कह रहे हैं इस पर नज़र रखिए। टाटा स्टील अभी कुछ देर पहले शुभम ने भी देखिए बताया था आपको, यहाँ पर तेजी करी। ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसके ऊपर अब अश्विनी की भी मोहर लगती हुई। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी रखिएगा नज़र, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। शुक्रिया आपका अश्विनी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वागले साहब, जब प्रदीप पंड्या का फंडा दे रहे थे तब उससे पहले आप कुछ कह रहे थे बजाज फाइनेंस के बारे में। कह रहा था कि हमने बजाज फाइनेंस 2434 में बात की थी जी, और एंटीसिपेट किया था। उसमें ऑलरेडी 23 रुपए की मूव आ चुकी है। अभी आपका स्टॉप लॉस जो है मैंने 20 रुपए किया था, मैं ये ट्रेड फ्री करना चाहता हूँ और राइड करना चाहता हूँ बजाज फाइनेंस। 2435 का स्टॉप लॉस अभी रखे, अभी 2458। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं जिन्होंने पहले खरीदा। अभी रिस्क तो नहीं बनेगा, आपका नुकसान नहीं होगा बिल्कुल। और फिर ये छोटी छोटी मूव पकड़ने से अच्छा इसको राइड करें। मुझे लगता है ये 2500 के पार जाएगा। ओके, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये एक स्टॉक देखिए जिसमें आज हमने खुलने के बाद तेजी देखी है। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी आशीष की टीम में शायद शामिल था। उन्होंने आज इस सेक्टर पे काफ़ी फोकस रखा है। दिन के हाइस पर ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। रजत, क्या देखते हैं आप इसके चार्ट में, बताइए, मौका है क्या ट्रेड का? आशीष की टीम नहीं था ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वागले साहब, आपने देख लिया हो तो बताइए। प्रदीप, मेरे हिसाब से ये 560 तक तो जाना चाहिए। करेंटली एट 538 539, 528 का स्टॉप लॉस होगा और 560 62 का टारगेट होगा आज और कल तक का। लॉजिस्टिक्स स्टॉक बढ़िया हैं। कल हमने स्टॉक 2020 में डाला था, आज आशीष की टीम में सिकाल लॉजिस्टिक्स था। एक बार देखते हैं वो कैसा प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए 5% ऊपर, तो लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में। लेकिन बाजार में देखिए तेजी है, कुछ गिरावट नहीं हुई है। देखिए खुलने के बाद टिके हुए हैं 10,800 के ऊपर लगातार, और बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा हैं। 2 गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 3 से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर नज़र आ रहे हैं। बढ़िया रैली देखने को मिल रही है चौतरफा, और आज तो मिड कैप्स का भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। वागले साहब, एक ही स्टॉक नहीं चल रहा है, गेस व्हाट? यस बैंक। तो नहीं, हेमंत, मैं एग्री नहीं करता।
चल रहा है हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में। 8-7% नीचे हो गया है यस बैंक, और आज भी खुलते ही हम कह रहे थे वागले साहब बेचेंगे क्या इसको, और हर रोज आपको देखिए यही राय मिल रही है इस चैनल पर, और हर रोज उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये जाकर रुकेगा कहाँ शुभम जी? वागले साहब का टारगेट तो 135 का है, आपका भी 135 वाला ही है या इससे कोई नीचे के टारगेट? 130 का, सॉरी 130 का। हेमंत, मुझे लगता है वो जो 2016 में जो लो बना था 125-130, वो लेवल के पास जाकर के रुकना चाहिए। तो मैं भी सहमत हूँ, 130 के आसपास का लेवल है। अगर आपके पास शॉर्ट है तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ट्रेल करते जाएं स्टॉप लॉस को, और 130 के आसपास आता है तब वहाँ पे मुनाफा बुक करने का लेवल होगा। तो मुझे भी लगता है 130 के तरफ ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। तो आज हम जैन साहब से भी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? आप यस बैंक की बात कर रहे हैं, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये घंटे में अभी 9:15 से 9:48 आधा घंटा हुआ है। लास्ट 10 दिनों में आवरली चार्ट्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और वो सेल साइड पे। आप सही कह रहे हैं, और ये कल भी था सर। ये हमने जो बोला है, ये फंड मैनेजर्स, और जैन साहब भी उस समय कह रहे थे, फंड मैनेजर्स दरअसल यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। जिनको लगा था ये 200 के ऊपर टिक रहा है, देखिए वहाँ से अब ये 50 रुपये नीचे पहुँच गया है। और आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, बाजार दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है और ये स्टॉक दिन के लोएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है। 11% की फॉल इसके लिए कल पर्याप्त नहीं थी, और आज देखिए फिर फॉलोअप 7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर प्रेशर भरपूर है। जैन साहब, ये रुकेगा कहाँ जाकर, आपको क्या लग रहा है? देखिए वो 130-35 की जो बातें हो रही थी वो सही लग रही है। और दूसरा देखिए, अभी तो कोई भी दिन ये भी हो सकता है कि न्यूज आएगी कि निफ्टी का भी हिस्सा नहीं रहेगा, निफ्टी से बाहर निकलेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये चीज शायद जिक्र में नहीं आ रहा है, बट मुझे बहुत डर लग रहा है उस चीज का। तो मैं तो कहूंगा कि काफी कॉशियस रहना चाहिए जो भी निवेश किए हैं। हालांकि मैंने एक बार दो बार ये किया कि भाई निफ्टी का पार्ट है, बैंक अच्छी है, सब है, बट समहाउ अब ऐसा लगने लगा कि जो इस तरीके की जो न्यूज आई है फंड्स की और ये सबसे रिलेटेड प्रोमोटर्स की, तो नेगेटिवली ले रहा मार्केट, और 125 के लेवल्स दिख जाएंगे मुझे। ओके, तो यहाँ पर और भी गिरावट आती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन एक BEL स्टॉक जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे हेमंत, अब इसमें लग रहा है कि मंदी का रुझान बढ़ता हुआ। वागले साहब और शुभम, आप भी देखिए किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि कल भी ये स्टॉक शुरुआत में खुलने के बाद लगातार पूरे दिन प्रेशर में ही था और आज भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा लग रहा है अब तक के ट्रेड को देखते हुए। प्रदीप, यहाँ पे BEL इनफैक्ट मैं देख रहा था कि शॉर्ट करना चाहिए आज के सेशन में। खाली मेरा कंसर्न ये था कि स्टॉप लॉस 89 पर है, तो वो थोड़ा दूर था, मैं थोड़ा पुल बैक का वेट कर रहा था। बट ट्रेंड अभी भी वीक है, मुझे लगता है 75 रुपये एग्रेसिव टारगेट है, बट मुझे लगता है 75 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो अभी भी बेचा जा सकता है, पुल बैक में भी बेचे, 89 का स्टॉप लॉस रखे, 75 का टारगेट। ये ट्रेड शॉर्ट साइड पे ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लेवल्स भी चेंज करने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 89 का हाई है, उसके ऊपर 10 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। 75 to 78 के बीच में आपको 1 से 2 दिन में मिलना चाहिए। इस पर रखिएगा नज़र, अरविंद पर भी रखिएगा नज़र। ये डिमर्ज होने के बाद अब ये स्टॉक देखिए आज फिर से गिर रहा है, 3-3.5% नीचे ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ अब नज़र आ रहा है। तो येस बैंक के बाद गिरने वालों में BEL और उसके बाद अरविंद। KPIT टेक्नोलॉजीज आज जोर से फिसल रहा है, जो रुपया देखिए मजबूत हुआ है, उसके चलते शायद यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। KPIT टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में प्रेशर है, और रेपको तो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे बेचिए, ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास कारोबार करता हुआ। लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में वेदांता भाग रहा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, आपका 145 का टारगेट था ना बागले साहब? इंट्राडे 145, पोजीशनल 144.30। तो लोग थोड़ा ना पहले से ही अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, तो आप 1 रुपये ऊपर का दिया करिए जो भी आप देना चाहते हैं। लेकिन मेटल शेयरों में तो क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है, फर्स्ट क्लास दिन है। जेट एयरवेज इतनी खराब खबरों के बावजूद आज 2% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। जी में भी तेजी देखने को मिल रही है। पिरामल कल भी देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था, सेकेंड हाफ में भागा था, और आज भी अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई प्रदीप नजर आ रही है। HCC पे नजर रखिए, क्योंकि इसका वायदा कारोबार में आज आखिरी दिन है और हेमंत देखिए आज ये करीब 3% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रैन्यूल्स एक और ऐसा ही स्टॉक है जो कि वायदा कारोबार में से ये बाहर हो रहे हैं, तो इन दो स्टॉक्स पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए आज के दिन। शुभम, कोई व्यू देना चाहेंगे आप? वायदा की पोजीशन तो काट ही लेनी है, कैश में भी HCC में तो खैर पोजीशन लेने जैसा नहीं है, ग्रैन्यूल्स पे क्या करना चाहिए?
प्रदीप, यहाँ पे ग्रैन्युल्स में भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और अब फ्यूचर में अगर होता तो शॉर्ट कवरिंग की बात कर सकते थे, बट वो तो अब रहेगा नहीं। तो मुझे लगता है दोनों ही अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और धीरे धीरे और मुझे लगता है फिसलता हुआ दिखेगा। और अगर आप कैश में पोजीशन कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं तो किसी हालत में हरगिज ना करें, ये खास बात है जो हमारे एक्सपर्ट आपको समझा रहे हैं स्टॉक। ठीक बात है। अच्छा, सीमेंस की बात आप कर रहे थे, तो आप दे नहीं रहे हैं पिकअप ना, बताइए ना। मैं आपको बता देता हूँ, सीमेंस में दरअसल एक ब्लॉक भी हुआ है बड़े दिनों बाद। सीमेंस में ब्लॉक डील हुई। इनफैक्ट महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कल हमने स्टॉक 2020 में शामिल जो किया था, वहाँ पर भी 1/4 शेयरों ने आज हाथ बदले हैं। करीब 2 लाख शेयरों का एक ब्लॉक हुआ है। तो ब्लॉक डील विंडो में आजकल थोड़ा ठंडा कारोबार हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है वो असर देखने को मिल रहा है। आप बताइए पहले, सीमेंस का आपका कॉल है तेजी का? बिल्कुल हेमंत, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए मेरा यहाँ पे कॉल है, और आज एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से, हाँ एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक आज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 940 का टारगेट, 916 का स्टॉप लॉस, ये ट्रेड लेना चाहिए सीमेंस पे। सिर्फ आज के लिए है, तो जो भी होगा वो आज स्क्वायर ऑफ करके जाना, बट मुझे लगता है आज ही सेकंड हाफ तक यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलना चाहिए। अच्छा, जेट एयरवेज देखिए, वो जो डिनायल आया कल, स्टैंडर्ड डिनायल का कोई असर ट्रेडर्स के ऊपर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कल ये रिकवर होना शुरू हुआ था, आज भी हो रहा है, आज ये बैंड से बाहर भी आ गया है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर दिन के हाईस पे ट्रेड होता हुआ 315-16 के करीब अब ये शेयर चल रहा है। वागले साहब, इसमें आप क्या देखते हैं चार्ट पे? पहले तो ये बताइए, क्योंकि डिनायल तो देखिए हमने जैसे पहले भी कहा कि तीसरी या चौथी बार है, क्योंकि पूछते हैं एक्सचेंजेस तो कंपनी से डिनायल आ जाता है, फिर अगले दिन कोई और खबर आने लगती है। प्रदीप, ये 3 दिन से जिस तरह से बिहेव कर रहा है, 287 का शायद एक बॉटम बना है। मेरा हालांकि व्यू ऊपर में बिकवाली का था, बट शॉर्ट टर्म ट्रेड में अभी मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 15 से 20 रुपये ऊपर जा सकता है। तो करंटली एट 315 आपको एक 307 के स्टॉप लॉस से एज ए ट्रेड लेना है। 330 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन के व्यू से ले सकते हैं। और ओवरऑल ट्रेंड इसका कैसा है? ओवरऑल ट्रेंड 280, 330, 340 ये रेंज है फिलहाल अब इस रेंज। और ये न्यूज़ पे ये होगा हेमंत, मतलब बहुत वॉलेटाइल है। हाँ, तो वो वॉलेटिलिटी ट्रेडर को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि किस भाव पे डील होगी ये नहीं पता। डील होगी ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो प्रमोटर ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि कभी इतिहाद से बातचीत की बात आती है, कभी कुछ और एयरलाइन से बातचीत की बात आती है। कल ऐसी भी खबर आ रही थी कि इतिहाद की कोशिश है कि कोई इंडियन पार्टनर वो ढूंढ लें, और इस वजह से अपने कल ये दरअसल रिकवरी आनी शुरू हुई थी। और देखिए आज भी उस डिनायल के बाद फिर से बाइंग हो रही है, इसी उम्मीद में कि फाइनली कोई डील हो जाएगी। संदीप जैन साहब, आप कोई राय दे रहे हैं क्या इस पे? प्रदीप जी, एक बार रिपीट करना पड़ेगा सवाल। जेट एयरवेज की बात कर रहे हैं हम। या देखिए, जो न्यूज़ है ये उसकी वजह से भले एक बाउंस बैक दिया है, और हालांकि मुझे तो वो न्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव लग रही थी कि कोई बातचीत चल रही है, मेरी टॉक्स थी टाटा सन्स के साथ, वो बड़ी पॉजिटिव थी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ओवरऑल ये ऐसे जोन में अभी यहाँ पे मैं ट्रेडिंग की राय तो नहीं दूंगा। इन्वेस्टमेंट की तो राय पहले भी नहीं थी, और ट्रेडिंग की राय भी अभी इन लेवल्स पे एक बार थोड़ा अवॉइड। अच्छा, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर लग रहा है कि ये जेट खाली इस डील पर भाग रहा है, इसके अक्टूबर से 1 महीने का चार्ट आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि जेट ही भागा है, इंटरग्लोब ने दरअसल ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मेरे लिहाज से दिए होंगे। एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आज का चार्ट दिखाया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। 1 हफ्ते का प्रोड्यूसर साहब चार्ट दिखाइए ना, 1 महीने का लीजिए, दिखा दिया, वेरी गुड। आप देखिए ये 20% भागा है इंटरग्लोब। देखते हैं जेट कितना भागा है, क्या जेट भी इतना भागा है या इससे कम भागा है? जेट 1 महीने में 45% भागा है। तो डील का असर और कच्चे तेल का असर दरअसल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, ये बात इस समय नज़र आ रही है। लेकिन किसके साथ होगी ये असमंजस। एक बार स्पाइस जेट भी देख लेते हैं, तीसरी कंपनी, वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रही है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ तो दरअसल जैन साहब हुआ यह है कि कच्चा तेल इन सारी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की तरह निकल कर आया है। नहीं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? सही बोल रहे हैं। देखिए, इनफैक्ट कच्चा तेल तो इस सेगमेंट के लिए बहुत बड़ा एक इशू है ही है, और जो इंडिगो की आपने एनालिसिस दी, इंटरग्लोब सर्टनली और स्पाइस जेट, ये दोनों एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और इंटरग्लोब की अगर बात करें तो बैलेंस शीट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी हर तरीके से सही है। तो अगर एविएशन सेक्टर पे दाव लगाना ही है तो मुझे लगता है कि वहां पे करें, और अगर कोई वैल्यूएशन जेट की भी आती है तो वहां पे भी रीवैल्यूएशंस होती हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इंटरग्लोब पे, अगर इस सेक्टर में कोई स्टॉक के साथ जाना ही है। ओके, एक बार रुपए पे नजर डालते हैं, इजाजत नहीं उसके पहले। और आज काफी जबरदस्त मजबूत शुरुआत हमने रुपए की आते हुए देखी थी, और अब देखिए रुपया
और मजबूत होता हुआ 70 के नीचे भी जाता दिखाई दिया था। अब एग्जैक्टली 70 के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। तो 61 पैसे की मजबूती अब देखी जा रही है। करीब 50 पैसे ऊपर तो खुला ही था और उसके बाद ये मजबूती और भी बढ़ती हुई। कच्चा तेल नीचे, ग्लोबल मार्केट्स का मूड बेहतर, और इस सब के बीच आप देखिए अब ये मजबूती आते हुए आप देख रहे हैं। तो आज ये 70 का लेवल तोड़ने की तैयारी में फिलहाल दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। तो अब अपने विशेषज्ञों से विदा लेंगे। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप सबका समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।